सभी साथियों को नमस्कार। जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित जरूर पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, एसएससी हो या कोई भी प्रवेश परीक्षाएं हों। उन सभी परीक्षाओं के लिए मैंने 30 प्रश्नों का एक सेट इस वीडियो में लिया है और उनको बाकायदा हल करूँगा स्क्रीन पर, और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको भी मैं बताते चलूँगा। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और अंत तक जरूर देखें। और साथ में आप लोग क्या करें, एक इस वीडियो को देखते वक्त एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं जो सैद्धांतिक पक्ष बताऊंगा वो भी आपको समझ में आ जाए। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कि 101 प्रश्न से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब 130 तक जाएंगे। तो जो मैंने सेट तैयार किया था उसमें गणित का पोर्शन ये था। तो पहला प्रश्न ये है, एक चक्र में 24 तीलियां हैं, ऐसे चक्र है और यहाँ पर इसका केंद्र होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां, जैसे अशोक चक्र में होता है, आप लोग जानते होंगे कि कुल 24 तीलियां इसमें हैं। अब पूछ रहा है कि दो तीलियों के बीच में कोण कितना होगा। आपको पता है कि पूरे एक चक्र में कोण कितना होता है? 360, जिसमें से 24 भाग में अगर हम डिवाइड कर देंगे, 24 भाग में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 12 दूना 24, 12 3 36, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न सैद्धांतिक है, एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत सारे लोग किताब में जब संवरक नियम लिखा था तो उसे पढ़ते ही नहीं हैं, उसे ध्यान देते ही नहीं कि भैया नियम क्या जरूरत है। चलिए सीधा प्रश्नों वाली हल करते हैं। संवरक नियम का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लिया x है और ये पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है, दोनों को जोड़ें तो क्या यह भी पूर्णांक, जो उत्तर आएगा वह भी एक पूर्णांक होगा, वह भी एक पूर्णांक ही होगा। तो जोड़ने पर भी पूर्णांक आता है, सही बात है, यानी ये वाला नियम सही है। गुणा करने पर भी पूर्णांक आता है, ये भी सही है। घटाव करने पर भी पूर्णांक आता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों नियम सही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी। अच्छा, बहुत सारे लोग पूर्णांक ना जानते होंगे, मैं बता दूं, 0 +1 +2, इस तरीके से ऐसे ऐसे अनंत की तरफ, और इधर -1 -2, इधर की तरफ ऋण पूर्णांक, इधर की तरफ धन पूर्णांक। अब जब दो पूर्णांक को जोड़ोगे तो उत्तर भी तो यहीं आएगा, यानी पूर्णांक ही रहेगा। इस नियम को हम इंग्लिश में क्लोजर नियम बोलते हैं और हिंदी में इसे संवरक नियम के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग गूगल में ढूंढ करके संवरक नियम क्या होता है उसको चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग का विकर्ण, चलिए वर्ग मैं बना लेता हूँ। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण क्या होगा? विकर्ण यहाँ से यहाँ तक। अब कोई जो वर्ग रहता है, जैसे ये, उसकी भुजा चारों क्या होती है? बराबर होती है। और विकर्ण जो होता है वो a√2 पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। इन्होंने इसकी जगह पर दिया है 4√2। तो √2 काटिए तो भुजा का मान कितना आ गया? 4। अच्छा, जब 4 आ ही गया भुजा, अगर इसकी भुजा 4 आ गई, चलिए इसकी भुजा 4 आ गई तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। परिमाप का क्या मतलब होता है कि एक सिरे से चलना शुरू करें और दूसरे सिरे तक जब चारों तरफ घूम आए तो परिमाप होता है। तो 4 चौक 16। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न मतलब 104 वाला जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेपर में, सेट में सबसे आसान प्रश्न यही होने वाला है। तो जब कभी इस तरीके का आपको प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है? n की जगह पर 0 रख देना है, जहाँ n है वहाँ 0 रख देना है। देखते हैं क्या मान आएगा। तो 3 की पावर 0 + 1, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, और 3 की पावर 0, नीचे वाले में 3 की पावर 0 + 2, ठीक, और -3 की पावर 0 + 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ ये वाला देखो पहला, तो अगर सही से देखें तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 की घात 1, और ये 3 की घात 0 की जगह पे क्या लिख देंगे? 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 की घात 2 - 3 की घात 1। तो ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर 2 बचा और नीचे कितना बचा? 3 त्रिक का 9, 9 में से 3 गया तो उत्तर कितना आएगा? 2/6। 2/6 को हल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। उत्तर कौन सा सही होगा? डी। ठीक है ना दोस्तों? तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकते हैं।
बहुत ही आसान प्रश्न निकला। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग फिर आ गया, वर्ग के ऊपर बहुत सवाल बनाए रहे। चारों भुजा, एक वर्ग का क्षेत्रफल, मान लिया इसका जो भुजा है ए है और उसके विकर्ण, विकर्ण कितना होगा, अभी अभी बताया था a√2 होगा, a√2 होगा। तो इस विकर्ण पर बने क्षेत्रफल, चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, a², भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और बटा में अनुपात निकालने को बोल रहा है, बटा में a√2 यानी विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग लिख लिया और बटा में कर लिया। तो ऊपर आ गया a², नीचे आ गया a² गुणे 2। ऊपर अगर देखेंगे तो a² कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1/2, यानी अनुपात में अगर लिखेंगे तो 1:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक खतरनाक प्रश्न आपको और दिखाई दे रहा है, मैं खतरनाक कह के डरा नहीं रहा हूँ, ये समाज में गणित को खतरनाक कह करके बचपन से इतनी बार आपके दिमाग में डाला गया है कि भैया गणित बहुत कठिन होती है, तो किसी सरल काम को भी कठिन कठिन कह करके क्या कर देते हैं, कठिन बना देते हैं। तो आज मेरे साथ, आज से और हमेशा हर प्रश्न में कहेंगे ये बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा प्रश्न है, इसका मान कितना आने वाला है। तो थोड़ा सा ट्रिकी इन दोनों में देखिए, अगर इसमें और इसमें ये दो पद को छांट लीजिए, दो पद को छांट लीजिए। तो इसमें अगर हम x कॉमन लें तो क्या आने वाला है, 1 धन xy, और इस वाले में इस वाले ग्रुप में ये जो समूह बनाया है इसमें हम y कॉमन लें तो यहाँ कितना आएगा, xy धन 1 और बराबर 63। नोट करते जाइएगा। और xy का मान दिया है 6, अगर हम इसकी जगह पर 6 लिख दें, इसकी जगह पर 6 लिख दें तो ये 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा। तो 7x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 63। दोनों में 7 मिल रहा है, 7 को कॉमन ले लें, x प्लस वाई बराबर 63। 7 उस तरफ ले जाएं तो x प्लस वाई बराबर 63/7, तो 7 9 63, यानी कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 9। पहले इसको नोट कर लें। चलिए फिर से हम मिटाते हैं रफ वर्क, और अब आ गया है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, लेकिन पूछा गया है x² प्लस y², दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² प्लस y² धन 2ab। हमारे मोदी 2xy, हमारे मोदी जी कहते थे जो ये एक्स्ट्रा 2xy कहाँ से आ गया, ये आज पता चला, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से 2xy है। और इधर की तरफ 9 का वर्ग करेंगे, भाई इधर दोनों साइड वर्ग करने का मतलब 9 का भी वर्ग होगा ना, तो 9 9 81। और बहने पता रहन कि xy का मान 6 है, तो यहाँ 6 रख दीजिए, x² प्लस y² और 6 दूना 12। अब इस 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में से, सॉरी ऐसे गलतियाँ होती हैं, 81 में से 12 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, 69। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा समय लगा, क्यों समय लगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है। एक और आसान प्रश्न, अब मैं कठिन नहीं बोलूँगा, मैं भी कसम खाता हूँ, और आप अपने बच्चों को भी कहिए, अपने भाई बहनों जिससे भी लिए उससे कहिए गणित कठिन है नहीं कहना कठिन है, मतलब सरल है। एक पेड़ ज़मीन से 6 मीटर ऊंचाई से टूटा हुआ है। तो भैया मैंने एक पेड़ बना लिया, यहाँ से टूट गया, लेकिन ये 6 मीटर ऊंचाई से टूटा है और टूट करके नीचे आया है और 8 मीटर दूरी पर जाके इसका सिरा टच कर रहा है। पढ़िए, एक पेड़ ज़मीन से 6 मीटर ऊंचाई पर टूटा हुआ है, और भैया मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन भी आके डिस्टर्ब करता है। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके डिस्टर्ब करते हैं, आपकी नींद ख़राब किए हुए हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन नोटिफिकेशन को इग्नोर करिए, जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उस पर अपना काम शुरू कर दीजिए। तो मेरे भाइयों, आपको बताया था कि अगर एक ये समकोण त्रिभुज है, पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहेगा, तो 6 छंग 36 पाइथागोरस के प्रमेय से 6 छंग 36 धन 8 अठाई 64 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 100 को वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। एकदम बताए की ज़रूरत है नहीं ना। ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, सीधा उत्तर लीजिएगा। जिसको ना पता हो मैं फिर से बता देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो इसमें संबंध क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो 2 चीज़ें दी हुई थी, ये 6 दिया था, ये 8 दिया था, तो आप इनमें मान रख करके इसे 10 निकाल लीजिए। कुछ बातों को रट भी लीजिए, जैसे
मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे 3 4 तो अगला 5 होगा ही होगा, मतलब कि ये त्रिभुज है और अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला 5 हुई, है ना। तो लेकिन अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाला 10 होगा। ऐसे इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना, समूह। तो अगर ये 12 है, एक 5 है, तो ये वाला 13 होगा। तो ऐसे कुछ याद कर लीजिए ताकि आपको लगाना कम पड़े। और फिर एक सैद्धांतिक सरल प्रश्न आ गया है। ए बी और सी पूर्णांक है। पूर्णांक वही बात कर रहा है जो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक अभी ऊपर वीडियो में मैंने बताया था। अंतर्गत साहचर्यता का नियम, ये सैद्धांतिक है मेरे भाइयों, इसको पढ़ लीजिए। साहचर्यता का मतलब होता है चाहे जो करो। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला तो क्रम विनिमय नियम है, ये वाला वितरण नियम है, इसको इसमें वितरित हो रहा है। ये वाला भी वितरण है, लेकिन ये गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसमें घटाने में ब्रैकेट खोलते हैं तो समस्या हो जाएगी ना। जैसे देखिए, अगर ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस इसमें बदल जाएगा, तो ये वाला तो गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये साहचर्य नियम होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो गूगल से खोज करके आप अपना एक नोट्स बना लीजिए। आजकल AI का ज़माना है, AI पर भी लिख सकते हैं। अगर 3 संख्याएँ हैं A धन B धन C, अगर आपको इसमें जोड़ने के लिए कहा जाता है तो आप यहाँ शंका में फंस जाते हैं कि हम पहले A को पकड़ें कि A B को जोड़ें कि B C को जोड़ें। मतलब कि अगर A B को जोड़ सकते हैं, एक और शर्त ये हो सकती है कि B C को पहले जोड़ लें, ब्रैकेट लगा लें, लेकिन उत्तर चाहे जो करोगे, उत्तर जो भी आएगा वो दोनों का उत्तर एक ही रहने वाला है। साहचर्य का मतलब चाहे जो करो, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं गुरुजी, हम पहले A और C को जोड़ेंगे तब B को जोड़ेंगे, तो ये भी सही है। तो इन तीनों में A B C में चाहे जिसको पहले करो, तो आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, A B C में पहले B और C को एक साथ लिया, फिर A और B को लिया, लेकिन दोनों का उत्तर सही होता। यही है साहचर्य का नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी कहते हैं। ठीक है। संविधान की तरह गणित का भी संविधान है, और उसी संविधान, जैसे संविधान से देश चलता है वैसे ही गणित के संविधान से हमारे गणित के सवाल चलते हैं। एक और प्रश्न आसान सा ज्यामिति से संबंधित है, थोड़ा सा और छोटा करता हूं ताकि ऑप्शन भी आ जाए मेरे भाइयों। इस तरफ इंग्लिश में भी क्वेश्चन सेट में लिखा रहता है जैसे परीक्षाओं में, तो जब कभी नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश में आपको लिए चलेंगे। इसमें x और y का मान पूछा गया है, ये चित्र दिया गया है। इसे बहिष्कोण कहते हैं। जिसको जिसको पता होगा, बहिष्कोण का मान 2 अंतः कोणों के मान के जोड़ के बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मान यहाँ इसके बराबर आ जाएगा। तो कितना आसान है, x का मान निकालना कितना आसान है। अगर देखें कि इसका जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 120 आना है, तो भैया इसको 50 को इसमें घटा दें, तो 120 में से 50 गया, x का मान कितना आएगा, है ना, 7 5 12 तो 70। ये y का मान निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर y का मान भी निकालने के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल 180 है। 180 में से 120 निकाल देंगे तो कितना y का मान बचेगा, y का मान बचेगा 60। दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूँगा। देखिए, ये जो स्कैन की गई है PDF, उसमें थोड़ा सा कट गया है, तो मैं इंग्लिश में भी इधर चाहो तो मैं क्वेश्चन को ड्रैग करके दिखा सकता हूँ। फाइंड द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स दैट आर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सिमेट्री। अरे भैया, अंग्रेजी बहुत कठिन लगा था, लेकिन हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत सरल होती है। ये कह रहे हैं कि सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे मान लिया कि एक हम लिखते हैं कोई भी चित्र ऐसे, और यहाँ एक शीशा रख दें, तो यहाँ भी जो चित्र बनेगा वो क्या बनेगा, H बनेगा। तो ये सममिति है, मिरर इमेज सममिति है। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे X लिखा है, तो अगर यहाँ से मैं एक अलग रंग की मैं लाइन खींच देता हूँ। चलिए, अलग रंग की लाइन, यहाँ से लाइन खींच दूँ, तो इस लाइन के ऊपर जो भी रेखा है उतना ही नीचे भी है, तो क्या हो रहा है, सिमेट्री है कि नहीं। जितना शीर्षक ऐसे हो तो इसके ऊपर जो चित्र है वैसे नहीं, यानी X है। इसी तरीके से अगर मैं H को रखूँ, अब फिर से रंग बदलना पड़ेगा, यहाँ रखूँ तो देखिए शीशा के ऊपर भी, यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन के ऊपर ये वाला सही लग रहा है। अभी 2 तो सही हो गए, लेकिन तीसरा देखेंगे, तीसरा अगर देखेंगे तो चलिए एक ओ ले लेते हैं। एक मिनट, जब ये ओ ले लेंगे, चलिए ओ ले लेते हैं और एक लाइन खींचते हैं, तो ये भी तो, यानी हॉरिजॉन्टल के 3 हो गई। चलिए वर्टिकल के देख लेते हैं, वर्टिकल लाइन के X खींचा है और यहाँ पर थोड़ा आसानी से X खींचें और हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन देख लेते हैं। आपकी बात वर्टिकल लाइन देखेंगे तो कैसे आएगा, चलिए ये ऐसे देखिए, अगर ये वर्टिकल लाइन को मिरर इमेज मान लिया तो जितना इस साइड है उतना इस साइड है, उतना इस साइड है। तो सममिति में कौन दर्शा रहा है, सीधा सीधा उत्तर
ए निकल गया। दूसरे को देखने की कोशिश ही मत करें, क्योंकि टी को देखो, जब टी को करेंगे तो नहीं आ पाएगा। टी तो हो रहा है, सी नहीं हो पाएगा, है ना। तो हर सी के में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो इधर बंद रहेगा, इधर खुला रहेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। सममिति वाले प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप समझ सकते हैं, अगर इसमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं है। ये तो तर्क शक्ति है सीधे सीधे। 35%, देखिए इधर कटा हुआ था नंबर, तो समझने के लिए, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है, तो पहले बड़ा वाला, माना कि कोई संख्या x है, x का 50% में से घटाएं x का 35%, ठीक, तो उत्तर कितना आ रहा है 12। थोड़ा लिखने में मुझे समस्या हो गई, छोटा छोटा यहाँ से लिखना था। x का 50% में से x का 35% घटाएंगे तो उत्तर आ रहा है 12। प्रश्न को समझ गए तो लग जाएगी पक्का। 50% का मतलब होता है आधा, एकदम रटे रहें, और 35% का आधा होता है x गुणे 35/100। जहाँ का रहता है उसकी जगह क्या लिख देंगे, गुणा, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 12। इसी को हल कर लीजिए। 7 5 सत्ते 35 और 5 भी हम में 100, तो कितना आ गया, x/2 ऋण 7 x/20 बराबर 12। अगर इसको भी 20 करेंगे तो तुरंत ही हम 10 से गुणा कर दे भैया, हर बराबर हो गया कि नहीं, ये भी 20 ये भी 20, हर बराबर हो गया तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 10 में से 7 गया, यहाँ देखें 10 में से 7 गया 3x, तो जो उत्तर आने वाला है मुझे तो मिटाना पड़ेगा, 3x/10 बराबर 12, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 120/3, 3 चौक 12, 0, उत्तर ए सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2 लगातार सम संख्याओं का योग प्राप्त करना है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। हिंदी में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर ये देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी इसका वर्जन इस साइड में लिखा रहता है। आप जो भी परीक्षाएं देते हैं तो दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र लिखा रहता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिनका डिफरेंस, जिनके स्क्वायर का वर्गों का अंतर 84 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आप जान लें कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखें, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे ऐसे 2 का अंतर है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे कोई संख्या अज्ञात माननी है तो मान लेंगे एक संख्या x है, तो इसकी अगली वाली संख्या कौन हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। और मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे यही ज्ञात करना है x + 2 का सम, यही निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। और दिया क्या गया है, इनका डिफरेंस x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर दिया है 84। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, तो 84 दिया गया है। अब करें क्या, तो आपको एक सूत्र पता होगा कि चलिए सूत्र को दूसरे रंग से लिख लेते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार दोनों को जोड़ लें, है ना, a + b, और एक बार दोनों को घटा लें। यहाँ a की जगह पर कितना है, x + 2, और b की जगह पे कितना है, x। तो हम आइए अब इसे हल करते हैं कि कितना आएगा। दोनों को जोड़ लें, जो हमें चाहिए x + 2 और प्लस x। एक बार दोनों को जोड़ लिया और देख लो यही निकालना भी है। और दूसरी बार क्या करना होगा, दोनों को घटा लेंगे, x + 2 और माइनस x बराबर 84, ठीक है ना दोस्तों। और ये देखो, ये वाला x लाल से काटते हैं, ये वाला x से कट गया, यहाँ 2 बचा। तो जो हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, x + 2 और x बच गया, ये वाला पूरा बच गया, और ये बाहर में 2 बचा हुआ है और बराबर 84 है। तो 2 से इस 84 को काट दिए, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, दोनों का सम कितना आ गया, 42। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी।
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आप सीखते जाएंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 113 पर देखते हैं। ये साधारण सा भाग का प्रश्न है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप बहुत दिनों से गणित से दूर हैं या पहली बार सीख रहे हैं तो आपको याद होगा बॉड मॉस नियम सिखाया गया था, यानी पहले किसको करना है। लेकिन यहाँ पर तो भाग भाग दोनों दे दिया है, दोनों ही भाग दिया है। 2 बार भाग दिया जाए तो कैसे करेंगे? तो भैया सीधा सीधा इसका उत्तर है, अगर इसको इस तरह से लिख लिया जाए 8 9 8 8 बटे 8 और इसके बटे 4, तो ये 4 इसी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि 8 9 8 8 बटे 8 गुणे 4, तो आसान होगा। 4 से ये वाली राशि कट रही है, ऊपर वाली क्यों कट रही है? क्योंकि आखिरी का 2 अंक देख रहे हैं 4 से कट रहा है, तो निश्चित रूप से 8 4 से कट जाएगी। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 सते 28। अब इसे ही 8 से भाग देना है, 22 66 को 8 से भाग देना है, तो 22 66 को 8 से भाग देना है। उत्तर आपको मिल जाएगा 1 2 8 दूना 16, कितना बचा इसमें से? 6, फिर 6 आ गया, सॉरी यहाँ काट क्यों दिया? 8 एक कम नहीं, 8 अठाई 64, उत्तर दिख रहा है। अब आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर सी सही हो जाएगा। तो सिद्धांत पे देखिए, अगर 2 भाग दिया हो तो पहले किसको करना है, पहले किसको करना है? जैसे अभी भी बात किया कि x भागे y भागे z दिया है ना, तो आपको क्या करना है? x बटे वाई जेड हो जाएगा, ये ध्यान देना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य है? तो पहले 45 के ऊपर नज़र डालते हैं, तो 9 पचे 45 है ना, तो जो संख्या होगी वो 5 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। 5 से भाग देने वाली सभी हैं, देखिए लास्ट में 5 है, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। अब एक ही चीज़ बचा, 9 से विभाजिता का नियम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो 9 के पहाड़ा में आ रहा है, यानी 9 से कट रहा है, 9 से डिविजिबल है, तो निश्चित रूप से वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलिए जल्दी जल्दी सबको जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, ये नहीं होगी, ये 9 से नहीं कट रही। 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 3 2 5, 5 5 10, 10 5 15। आखिरी वाला पहले चेक कर लिए होते। 2 2 4, जीरो से कोई मतलब ही नहीं। 2 2 4, 8 4 12, 12 6 18, और ये 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह संख्या 5 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो निश्चित रूप से 45 से भी कटेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आंकिक योग्यता आपकी देख रहे हैं। 91 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर वही सवाल विभाज्यता, इसको 3 टुकड़े में कर लीजिए। एक है 13 और एक है 7। यहाँ पर अगर जो 7 से विभाज्य होगी वही संख्या निश्चित रूप से 7 से और 13 से दोनों से होना, 13 7 91, तो 7 से भी विभाज्य हो और 13 से विभाज्य हो वही संख्या। तो अगर या तो चाहो तो भाग दे लो, अगर आप ये, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो 7 से विभाज्यता का नियम लास्ट क्या होता है वो किसी अन्य वीडियो में बता देंगे कि आखिरी अंक लीजिए और उसका दुगना करके इसमें से घटा दीजिए। लेकिन यह भी प्रोसेस उस भाग देने की प्रक्रिया को छोटा नहीं कर पाता है, इसे कई बार हमें दोहराना पड़ता है। तो ज़्यादा सही रहेगा 13 से भाग दे करके आप देख लीजिए। समय बचाना है, चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी भाग दे करके आप देख सकते हैं। तो इतना कोई याद नहीं रखता। आइए मैं बता देता हूँ आपको लिए क्या उत्तर है। तो ये वाली 13 से भाग देने पे नहीं कटती, ये वाली भी नहीं कटती, ये वाली नहीं कटती, ये भाग देंगे तो कट जाएगी। नहीं चाहिए तो आके दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 13 से है, अगर इसको भाग देंगे 13 सते 91, इसमें बचेगा 7, सॉरी 8 9 13 78, 1 1 1, 13 8 104, इसमें बचेगा 7 8 13 78, तो ये कट गया। तो ऑप्शन इसमें देख लेंगे ये 7 से विभाजित, क्योंकि 91 में 13 और 7 का गुणनखंड आ रहा है, या तो 7 होगा या तो 13 से, तो 13 से भाग देके देख लिया, देख लीजिएगा यही 7 से भी कटती है। तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है किसी किसी प्रश्न में। चलिए, 2 क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? फिर से वही आ गया, 2 क्रमागत सम पूर्णांक अभी अभी लिया था, एक x ले लें और एक x + 2 ले लें। इनके वर्गों का अंतर मेरे भाई देखिए
एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, एक्स प्लस टू माइनस एक्स, तो ये एक्स से कट जाएगा, तो ये टू एक्स प्लस टू और एक ब्रैकेट के बाहर ये वाला टू, तो इसमें से एक टू और निकल आएगा, एक टू और निकल आएगा, तो चार ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। देखिए चार उसमें गुणनखंड के रूप में है, चार गुणनखंड के रूप में है, तो निश्चित रूप से वह राशि किससे विभाजित हो जाएगी, चार से विभाजित हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये जो दिया है किससे सदैव विभाज्य होगी, इस तरीके का सवाल अगर लिखना है, दिखाई दे जाए तो जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इससे अच्छा है इसमें हमेशा एक n का मान 1 रख देते, तो 6 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 1, तो देख भैया ये कितना हो गया, 6 ये भी हो गया और 6 ये भी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 12 से। तो 12 जो है खुद ही 12 से अगर किसी में वो गुणनखंड है तो वो इन चार ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो 6 से भी वह संख्या विभाजित होगी और 12 से भी विभाजित होगी, तो उत्तर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ 118वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक भिन्न दी गई है 391 और 667 को न्यूनतम अंकों में दर्शाइए, मतलब कि इसे काटना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ऊपर जो संख्या है लास्ट की डिजिट देखिए 1 है और नीचे की डिजिट 7 है, तो 7 2 के पहाड़ा में कभी नहीं आता, 1 के पहाड़ा में आ सकता है, लेकिन ध्यान से देखें कि 2 के पहाड़ा में ऊपर कभी 1 नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और 4 के पहाड़ा में भी 1 नहीं आता तो ये भी नहीं होता, उत्तर यही सही होगा। अब आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं, 17 से देखते हैं ऊपर वाला संख्या कटती है कि नहीं कटती है। तो 391 को 17 से काटें, 17 दूना 34, कितना बचा 5, 1 17 तरीके क्या हो, डन। देख लीजिए 29 से काट के देखिए ये भी कट जाएगा, तो हम कन्फर्म हो गए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 528 है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF भी कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट सके, यानी उनका HCF 33 है, यानी दोनों को ये 33 विभाजित कर सकता है। उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या क्या है, अरे बाप रे, देखने पर तो लगता है बहुत ही कठिन है, लेकिन चलो शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या 33A है और दूसरी 33B है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही 33 से विभाज्य हैं, A और B कोई भी पूर्णांक हो सकता है, A B क्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता, इंटीजर हो सकता है, पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन 33 से कटता है तो उसका गुणनखंड जरूर होगा। लेकिन दोनों का जोड़ कह रहे हैं महोदय, नोटिफिकेशन फेसबुक वाला आ जा रहा है, तो नोटिफिकेशन से बहुत परेशानी होती है यार जीवन में, कोई भी काम कर रहे हो तो फ़ोन आ जाता है। दोनों का जोड़ कितने के बराबर है, 528 के बराबर है। देखिए इन दोनों में 33 कॉमन ले लें तो A धन B बराबर 528 हो रहा है, तो 33 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, A धन B बराबर 528 बटा 33, काट सकते हैं इसे, 33 करने 33 है ना, अरे भाग दे लीजिए, 11 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, तो 16 तिहाई 48, यानी A B का मान कितना आ गया, यानी जो अभी अभी A B लिया था A और B का मान 16 हो सकता है। तो उनके यानी दो संख्याएं ऐसी हैं कि जो आपस में सह अभाज्य हैं, यानी ए ना A B को काटता है ना B A को काटता है, लेकिन उनका जोड़ पता चल गया कि 16 है, यानी HCF उनका 1 होना चाहिए। तो कौन कौन सी दो संख्याएं, आइए जोड़ा बनाते हैं, 1 और 15, 3 और 13, देखिए इनका दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, लेकिन ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर 1 और 15 का HCF निकाला जाए तो 1 आएगा, 3 और 13 का भी आएगा। ऐसे ही और कौन से होंगे जरा सोचिए,
3 के बाद 4 से तो कट जाएगा, अगर 4 और 12 लेते हैं तो इसका नहीं हो पाएगा, यानी 5 और 11 ये भी हो सकता है। और कौन हो सकता है, 6 और 10 लेंगे तो देखिए इनका HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा, नहीं माना जाएगा, यानी ये भी नहीं लिख सकते। अब तक 3 ऐसे हो गई। 7 और 9, हाँ सही है, ये भी हो गया। लेकिन 8 और 8 लेंगे, ये नहीं हो सकता। 9 और 6, 9 और 7, एक और आया, 9 और 7, 9 7 16, हाँ नहीं तो आ चुका है, पहले ही आ चुका है, यानी अब संभव नहीं है। कितने जोड़ा आया, 1 2 3 4 जोड़े आए। बहुत थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था, तो इसमें कितना उत्तर हो गया, 4। अगला प्रश्न 120 वाला, यानी 10 प्रश्न अभी और करने हैं। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका HCF 16 है और LCM 136 है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई संख्या, अगर 2 संख्याएं हैं A और B, तो उनको गुणा कर दें तो HCF यानी मासा गुणे लासा के बराबर होता है, LCM के बराबर होता है। तो अगर हम HCF का मान 16 रख दें और LCM का मान 136 लिख दें तो A और B के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं भैया, इसमें से तमाम जोड़े बनाए जा सकते हैं। 2 इसको दे दीजिए, यानी जैसे यहाँ पे कर लीजिए 8 गुणे 6 दूना 12, 2 इस 16 में से 2 निकाल किसके दे, 6 दूना 12, 3 1 4 और 2, ये भी हो गया। तो ऐसे तमाम जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसे कई जोड़े मौजूद हैं, ये वाला सही हो जाएगा। एक और सरलीकरण का प्रश्न आया है, बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे, तो चलिए जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसे A मान लेते हैं, 0.05 को A मान लेते हैं और 0.4 को B मान लेते हैं, और बार बार दोहराया जाता है उसकी घात लिख देते हैं। तो ऊपर लिख उठा A³ धन B³ बटे में A² ऋण AB धन B²। तो आपको इसका गुणनखंड पता होगा, प्लस वाले का गुणनखंड कैसे होता है, A + B और A² माइनस AB प्लस B² और बट्टा में यही चीज़ लिखा हुआ है A² AB प्लस B²। तो देखिए ये वाली राशि ये वाली कट जाएगी, यानी उत्तर जो होगा दोनों का जोड़ होगा, यानी उत्तर कितना आने वाला है, A धन B आने वाला है। A का मान लिया था 0.05 और इसमें 0.04 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.09 0.09 कौन सा ऑप्शन है, 0.09 ऑप्शन सी है। बहुत ही आसान प्रश्न, आसान, हाँ मैं बोला हर प्रश्न को आसान बोलिए, से बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से वो सही हो जाएगा। तो इसमें से गुणनफल, ये देखो कितना बेहतरीन प्रश्न दिया है, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा, मान लिया कुछ राशि इधर रहेगी और दशमलव के इधर भी कुछ है, कुछ दशमलव के इस तरफ लेफ्ट, इधर लेफ्ट बोलते हैं और इधर राइट बोलते हैं। तो पूछ रहा है राइट मतलब ये दाईं ओर, दाईं यही होगा ना, तो दाईं ओर ध्यान से देखिए कि इसमें जितनी गिनती रहती, गिनिए कितने अंक पे है, 1 2 3 4 5 और इसके 2, तो जब गुणा करेंगे तो इधर कितने अंक रहेंगे, कुल 5 इसके और 2 इसके, तो कितने हो जाएंगे, 7। कुल मिला के 7 अंकों पर दशमलव रखा जाएगा। लेकिन लास्ट में दाईं ओर कितने अंक रहेंगे, लास्ट में एक जीरो भी, जीरो, क्योंकि देखिए लास्ट में जीरो दशमलव के बाद 4 5 6 और जीरो रहेगा, तो जीरो को गिना नहीं जा सकता है, उसे हम छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए 5 चौक 20, एक जीरो आने वाला है, तो 7 नहीं उत्तर होगा, बहुत ही चालाकी से उत्तर देगा 6 उत्तर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कितना बेहतरीन और सरल प्रश्न है। आप कहोगे गुरुजी आपने तो हर क्वेश्चन को सरल कह दिया, लेकिन हाँ जो है तो मैं कहूँगा। तो ये ऐसे प्रश्न दिया गया है, इसको कैसे हल करें भैया, 100 घात दे दिया है, मोड़ पकड़ के बैठे से काम ना चलिए सबसे छोटी जो घात हो वही कॉमन ले जा सकते हैं। देखिए इसको एक चीज़ मैं समझा दूँ, जैसे 100 है, 2 की घात 100 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 99 गुणे 2 की घात 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 99 को बाहर लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो ये 2 बच जाएगा। उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अंश में 2 की घात 99 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा, 2 इसमें बचेगा, इसमें बच जाएगा 2 और इसमें बच जाएगा 1।
इसी तरीके से इसमें भी निकाल लीजिए। 2 की घात 99 को हम आज उड़ा देंगे, तो यहाँ बचेगा 2 की घात, देखिए 101 में से 99 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 की घात 2 धन 2 की ये तो पूरा ही चला जाएगा, तो ये उड़ जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5, 1/5। ऑप्शन डी सही हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। 124 एक का बताइए कि ना बताइए, कक्षा 3 का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। हर बराबर करना है। देख रहे हो कि ये 12 चौक 48 होता है, तो क्यों ना हम इसे 10 से गुणा कर दें, ऊपर भी 10 से गुणा कर 480 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुणा कर दें, ऊपर भी 4 से गुणा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 28 धन 10 बटा 480। मुझे लगता है आप लोग हर बराबर करना आता ही होगा, तो 38/480 काट दो भैया, 19 दूना 38 और नीचे 2 दूना 4, 2 9 18, 290, 2 चौक 8, 19/240। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ई का माजरा है, यही एक आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न को कैसे हल किया जाए, चलिए देख लेते हैं। 2 की घात 22 और 3 की घात 33। पहले कोशिश करें कि आधार बराबर करें। जब आधार बराबर होता है तो अगर यहाँ x घात है और यहाँ y घात है, तभी गुणा में घातें जुड़ती हैं, नहीं तो दूसरा जोड़ दिया x धन y हो पाएगा, है ना। आधार अगर बराबर नहीं है तो नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ पर 1 का आधार कितना है, 1 का आधार 2 है, 1 का आधार 3 है, तो कैसे जोड़ पाएंगे, है ना। तो आधार को कैसे बराबर करेंगे। आधार को बराबर करने के लिए चलिए कुछ जुगाड़ बताएं आप लोग। 2 और 3 का क्या लिया जाता है, पहले और कोशिश करें। देखिए 11 घात दिख रहा है, तो इसमें भी 11 से ये कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा, है ना। तो 11 11 बाहर करें, 2 गुणे 2 की घात 11 और इसके ऊपर घात लगा लें 2, या इसको 1 मिनट ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। थोड़ा सा मिटा लेते हैं। 2 की घात 2 के ऊपर 11 घात और 3 की घात 3 ऊपर 11, क्योंकि ये 11 जाके इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। 11 इसमें 11 दूना 22, वही चीज़ लिखा है। तो आधार बराबर करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, घात जोड़ना नहीं, लेकिन दोनों की घात अलग अलग है। फिर से लिखना पड़ेगा। 2 की घात 2 की घात 11, 2 की घात 2 और उसके ऊपर घात 11, इसी तरीके से गुणे 3 की घात 3 के ऊपर घात 11। तो घातें 11 हैं तो 11 इकट्ठा कर सकते हो, तो ये कितना हो गया, 4 गुणे 3 की घात 3, 27 की घात 11, और 27 चौका कितना होगा, 108 की घात 11। बस इतना ही लगाना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न देखने से आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सूत्रों को याद रखें तो सवाल कभी आपसे बच के जा नहीं सकता। आइए मैं इसको शुरुआत करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे इतना मस्त फंसाया गया है हमें। तो 9 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2√2। क्यों कि वर्गमूल 8 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें से एक जोड़ा बन गया तो 1 2 निकल आएगा, 1 अंडर रूट 2 पड़ जाएगा। तो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2√2, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक, फिर से समझें, थोड़ा ऊपर से लिख रहे हैं। 9 की जगह पे वर्गमूल 9 की जगह पे 3 लिख दिया, और 8 की जगह पे 2 × अंडर रूट 2 लिख दिया। और 3 को भी थोड़ा सजाते हैं, 2 धन 1 लिख दें, और -2 × 1 × अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अरे 1 से तो किसी में भी गुणा किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, रंग बदल देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रंग बदलते रहिए, नहीं तो लोग आपको रंग बदलने पे मजबूर कर देंगे, है ना। अगर जीना है तो रंग बदलिए। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर -2 × 1 × अंडर रूट 2, याद है। फिर से रंग बदले, है ना, रंग बदलने से काम है। a² b² ऋण 2ab, देखो बराबर a - b का होल स्क्वायर होता है। a की जगह पे कितना दिख रहा है, अंडर रूट 2, b की जगह पे कितना दिख रहा है, 1,
और यहाँ देखो a और b लिखा हुआ है, एकदम उसी तरीके से बन रहा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट a माइनस बी। ध्यान दीजिए a बराबर अंडर रूट 2 और b बराबर 1, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है, और a बराबर आया है अंडर रूट 2 और b बराबर आया है 1, तो कितना होगा? अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी उत्तर कौन सा सही होगा? अच्छा हाँ, एक मिनट, अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल वर्ग, और इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा है, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, उत्तर कौन सा होगा? अंडर रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए इसको हल करना है ना। अंडर रूट 50 धन अंडर रूट 18/32, कितना मस्त फंसाया गया है। चलिए थोड़ा हम हल करने की कोशिश करते हैं, बाद में आप भी कहोगे कि बहुत गजब प्रश्न है। 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 2, जुड़ जाता है थोड़ा लिखने में, गुणे 2। और 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2। और नीचे 32 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 16 गुणे 2। देखिए 25 का वर्गमूल पता है, क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 धन 3 अंडर रूट 2 और नीचे 4 अंडर रूट 2। फिर से मिटा के लिखते हैं, 5 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। देखिए ऊपर वाले में दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 3 8 हो जाएगा। और नीचे 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 4 दूना 8, उत्तर बी सही होगा। कितना गजब का प्रश्न देते हैं। 128वां प्रश्न थोड़ा आपको ज़रूर अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अंकों को अगर अध्ययन करते जाएं तो बहुत डीप में जाएंगे, तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिली होंगी, या नहीं मिली होंगी तो आज मुलाकात हो गई है। त्रिकोणीय, षटकोणीय और बिरहंका संख्याएं क्या हैं? बिरहंका संख्याएं अपने भारत में ही पहले खोजी जा चुकी थी, बाद में इसी बिरहंका को फिबोनाची सीरीज के नाम से जाना गया। लेकिन त्रिकोणीय संख्याएं कौन सी हैं? ये सी वाला जो दिख रहा है, इसका मतलब कि पहले 1 और 3 से शुरुआत करिए, पहले फिर इसमें 3 जोड़िए तो 6 आया, फिर 4 जोड़िए तो 10 आया, फिर 5 जोड़िए तो 15 आया। ये जो संख्याएं हैं कामा लगा के लिख देते हैं, तो इन्हें हम त्रिकोणीय संख्याएं कहते हैं। ये एक सीरीज बन गई, तो इसमें 2 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, इसमें 5 जुड़ा, इस तरीके से जोड़ते चले जाएं, तो इसे हम त्रिकोणीय संख्याएं कहते हैं। षटकोणीय संख्याएं कौन सी हैं? तो आपको देखने में मिला डी, यानी पहले वाले का रिलेशन किससे हो गया? पहले वाले का रिलेशन हो गया सी से, तो लिखते चलिए 1, सी। और षटकोणीय का रिलेशन किससे हो गया? डी से। 6 का देखिए, 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, ऐसे फिर 18 जुड़ेगा, इस तरीके से, तो ये षटकोणीय संख्याएं कहलाएंगे। तो आ गया 1 का किससे आया? 1 का रिलेशन सी से आया, 2 का रिलेशन डी से आया। और बिरहंका संख्याएं थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। ये क्या होती हैं कि 2 संख्याओं से शुरुआत होती है, जैसे ए से देखिए, 1 और 2 को जोड़िए तो 3 आ गया, और फिर 2 और 3 को जोड़िए तो 5 आ गया, 5 और 8 को जोड़िए तो 8 5 13 आ गया। तो इस तरीके से जो चलेंगी तो इसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इसको और कंप्यूटर वाले जो प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले ऐसे लिखते हैं 0 1, फिर इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 1, लेकिन फिर 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 और 1 3 को जोड़ोगे तो 3, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5। इस तरीके से पिछले 2 पदों को जोड़ करके अगला पद बनाया जाता है, तो उसे बिरहंका या फिबोनाची सीरीज कहते हैं। देखो बिरहंका अपने भारत का नाम दिया गया है, थोड़ा गर्व की बात है। तो इसमें कौन सा रिलेशन आ गया? पहले का सी से, पहले का सी से, दूसरे का डी से और तीसरे का ए से। आइए देखते हैं कौन सी मैचिंग मिल रही है। पहले का सी से, दूसरे का डी से, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए 129वें प्रश्न को पढ़ते हैं। किस संख्या को कॉपरेकर कांस्टेंट कहा जाता है? मुस्कुराहट क्यों चेहरे पे आ गई? क्योंकि एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, इसका उत्तर सीधे सीधे ये है। कॉपरेकर एक महान गणितज्ञ थे जो अंकों के बारे में शोध कर रहे थे। अब आपको लगता होगा पता नहीं क्या क्या शोध करके चले जाते हैं और उनका अपना नाम अमर करके जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बची होंगी जो आप शोध कर दीजिए, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कॉपरेकर महोदय ने एक ऐसी संख्या खोज करी थी। चलिए दिखाता हूँ इसमें खास बात क्या है कि पहले इस संख्या को बड़ी संख्या बनाएं, इन चारों अंकों से बड़ी संख्या बनाएं। 6, पहले क्या होगी 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1, और फिर पलटिए। अब इसको पलट दीजिए,
मतलब कि छोटी से शुरू करिए, 1 4 6 7। तो अब घटाएं, तो यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 6 गया 1। अरे बाप रे, वही फिर आ गया, यानी कॉपरेकर में से घटाया, ये कांस्टेंट हो गई। ये संख्या ऐसी ही है कि जिसके आरोही और अवरोही क्रम को लिखा और उसको घटाया तो वही आ गया। बाद में इन्होंने ये देखा कि दुनिया की कोई भी 4 अंकों की संख्या लीजिए और उसको आरोही, पहले इसको बड़े से छोटे की ओर 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 घटाएं, यहाँ पर जो भी आएगी फिर उसको सजाएं बड़े और छोटे के रूप में। ऐसे कुछ स्टेप करने के बाद ये यहीं पहुँच जाएंगे ये संख्या पर। 2 4 10 स्टेप हो सकता है आ जाए, और करके देखा गया तो सभी के लिए ऐसा हो रहा था। तो ये एक विशेष संख्या के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई, जिसका नाम ही रख दिया गया कापरेकर स्थिरांक। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसको रट लीजिए, 6174, यानी 671 अलट पलट के कहीं भी लिखा जाए तो इसे कापरेकर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, 130वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न होगा, और उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो ये आखिरी प्रश्न के बाद मैं वीडियो को समाप्त करूँगा, और जो इस प्रकार के सुझाव और आप हमें देंगे मैं अपने चैनल पर उसको ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं 130वां प्रश्न क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और जिनका 2 कोण भी बराबर होता है। ये कोण मान लिया x डिग्री, x अंश हो गया। कह रहे हैं कि शीर्ष का कोण बाकी 2 कोणों का 8 गुना है। पढ़िए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का कोण आधार के कोण का 8 गुना है, यानी अगर ये x है तो ये 8x होगा। फिर से चित्र बनाते हैं, और ये त्रिभुज है और इसको रंग बदल के लिखते हैं। यहाँ पर अगर ये x अंश है, x डिग्री है, तो ये 8x डिग्री है, और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है मेरे भाइयों, 8 9 10। टोटल कितना हो गया, 8 ये है, एक ये है, एक ये है, तो 10 हो गया। तो कुल 10x बराबर तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 10 से काट दीजिए, 1 0 से 0, x का मान सीधे आ गया, आधार का कोण आ गया 18। ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ तक मैंने 130 यानी कुल मिला के 30 प्रश्न 101 से लेके 130 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। ऐसे ही और मैं वीडियो आपके लिए मनोरंजक लाऊंगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।